नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। न्यू राजेंद्र नगर अर्पण दिव्यांग स्कूल में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को तिलक लगाकर शाला प्रवेश करवाया। प्रदेश भर के मूक बधिर बच्चों के जीवन में उनकी ही शैली और सांकेतिक भाषा में शिक्षा के साथ ज्ञान का उजियारा फैलाने न्यू राजेंद्र नगर में अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल प्रमोद दुबे समेत अन्य लोग संचालित कर रहे हैं। इस स्कूल के तीसरे शिक्षा सत्र के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य अतिथि गुरुचरण सिंह होरा ने बच्चों को शाला प्रवेश करवाया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को कॉपी के साथ उपहार भी दिए। इस मौके पर समाजसेवी गुरुचरण सिंह होरा ने 5 दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की। गुरुचरण सिंह होरा की घोषणा के बाद प्रमोद दुबे, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राकेश पांडे समेत मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा ने अर्पण स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों की सराहना की। आज दिव्यांग शाला प्रवेशोत्सव पे दिव्यांग बच्चों के बीच आज उपस्थित हुआ। हमारे विशेष रूप से इस संस्था के कर्ता धर्ता प्रमोद दुबे जी, डॉक्टर राकेश पांडे जी, इस स्कूल के प्राचार्य, स्टाफ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे एक मौका मिला ऐसे बच्चों से मिलने का जो कि आम दुनिया से कुछ हटके हैं और जो ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ईश्वरीय शक्ति से नहीं होती है, उसमें उन चीज़ों को जान भरने का काम ये संस्था कर रही है। निसंदेह रूप से ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आज हमने घोषणा की कि ग्रैंड चैनल की तरफ से इन 5 बच्चों को जो है गोद लिया जाएगा और जो भी हमारे तरफ से जो भी बन पड़ता है हम इस संस्था को करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुनीत काम कर रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब के बारे में बताया राकेश पांडे जी, 9 क्लिनिक चलाते हैं, उसका 40% हिस्सा वो इसी स्कूल में दे देते हैं। ऐसे 5 लोगों की टीम बन के चल रही है और बिना किसी डोनेशन, बिना किसी चीज़ के अपने स्रोतों से चला रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। अर्पण स्कूल के संरक्षक नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे और प्रकाश शर्मा ने शाला प्रवेश के मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन होरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ी से लेकर विद्यार्थी हो या अन्य लोग जो भी गुरुचरण सिंह होरा के पास जाते हैं, उनकी वे बिना बोले ही सहायता कर देते हैं। वे अपनी मां की सेवा करने के साथ बच्चों की सहायता करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। वहीं स्कूल की कोऑर्डिनेटर सीमा छाबड़ा ने इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस शाला का प्रवेशोत्सव एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आज शुरुआत हो रही है जिनके बारे में कहें कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गुरुचरण होरा जी न जाने कितने ऐसे बच्चों जो रोते हुए बच्चे थे उनको अपने पूरे जीवन में हंसाने का न केवल काम किया, बल्कि वो बताते नहीं है, मुक्त कंठ से बिना कुछ बोले वो इतना कर जाते हैं कि ईश्वर ऊपर से देख करके इसी प्रकार के उनको आशीर्वाद देता है कि वो कहीं आज तक के किसी चीज का जिक्र नहीं करते। भैया शायद आपकी जानकारी नहीं होगा, ये बच्चे, इनको सबसे पहले जब हम ग्रैंड इंपीरिया होटल में खाना खिलाने ले गए थे तो आपको बताया भी नहीं था हम लोगों ने, लेकिन जब ये बच्चे गए वहाँ तो 20 मिनट तक देख रहे थे कि हम कहाँ आ गए, लेकिन इन लोगों ने भरपेट भोजन किया। वहाँ किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी गई। और तब से डॉक्टर राकेश पांडे हमेशा कहते थे कि शाला प्रवेशोत्सव में आदरणीय गुरुचरण भैया को इसलिए बुलाना जरूरी है क्योंकि मैं माँ की सेवा करता हूँ और माँ की सेवा गुरुचरण भैया भी बहुत शिद्दत से करते हैं। और न केवल माँ की सेवा करते हैं बल्कि इन बच्चों के लिए भी उनके मन में अथाह स्नेह जागृत होता है। हमारे बीच में श्री गुरुचरण सिंह जी होरा मौजूद है। मैं बता देना चाहूँगा इनके बारे में। नाम गुरुचरण, वास्तव में गुरु, खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के गुरु के रूप में न जाने कितने खिलाड़ियों की मदद की है, कितने खिलाड़ी पैदा किए, कितने खिलाड़ियों को देश विदेश में भेजा, फिर भी बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले, खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित, शुरू से देख रहे हैं लोग, समाज सेवा में समर्पित, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति, बातचीत में भी नॉर्मल, कहीं नहीं लगे गुरुचरण सिंह होरा इतने बड़े व्यक्ति के कारण
चैनल के मालिक हैं, इसके उसके कई कुछ हैं, और हर किसी की मदद के लिए तैयार। इनके सामने मुझे उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। सराउदी मैडम समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, जरूरतमंद लोगों को मदद करती हैं। वो बल्कि अपने से होकर देखते रहती हैं कि वास्तव में जरूरतमंद कहाँ है, और वहां तक पहुंचकर वो मदद करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में हमने शाला प्रवेश उत्सव किया है। ये बच्चों का स्वागत का दिन रहता है। बच्चे गर्मी की छुट्टियों के बाद में स्कूल में वापस आए हैं। उनका पढ़ाई धीरे धीरे जैसे क्रमवार शुरू होगा, उनका एक टाइम टेबल फिक्स होगा, जिसमें हमने श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को बुलाया था, जिन्होंने बच्चों का तिलक लगा के उनको कॉपी पुस्तक वितरण किया है। साथ में इनर व्हील कॉस्मो की प्रेसिडेंट कोपल सरोगी मैडम भी आई हैं, उन्होंने बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह की बहुत प्रशंसा की। और हम चाहेंगे अब ये जो आगे आने वाला हमारा सत्र है 2023-24, इसमें बच्चे और प्रगति करें, और इस बार हमारे बच्चे 8वीं तक की परीक्षा देंगे। नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माणकर्ताओं पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। कुरुद नकटा तालाब के समीप 11 निर्माणाधीन घर ऐसे हैं जो बिना अनुमति के निर्माण किए जा रहे थे। कुरुद क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को लेकर भिलाई निगम ने पहले भी कार्रवाई की है और खसरा भी यहां का बैन किया हुआ है। बावजूद इसके बिना अनुमति घरों का निर्माण किया जा रहा था, जिसको देखते हुए भिलाई निगम की टीम दल बल के साथ कुरुद पहुंची। एक एक करके निर्माणाधीन घरों में कार्रवाई करना निगम ने प्रारंभ किया। किसी के बाउंड्री वॉल तोड़े तो किसी के अन्य निर्माणों को निगम ने क्षतिग्रस्त कर दिया। भिलाई निगम ने तोड़ू दस्ते के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही 2 ट्रिप मुरुम, 2 ट्रिप गिट्टी, 2 ट्रिप ईंट और 2 ट्रिप रेत भी जब्त किए। भिलाई निगम की टीम एक जेसीबी तथा 2 डंपर के साथ मौके पर पहुंची थी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। कुरुद नकटा तालाब क्षेत्र का मामला है, जिसमें 11 निर्माणाधीन ऐसे जो घर थे जो बिना परमिशन के निर्माण कर रहे थे। उनके बाउंड्री वाल और अधोसंरचना कई ऐसे अधोसंरचना थे, उनको तोड़फोड़ की कार्यवाही निगम के द्वारा की गई है, पुलिस बल के साथ की मौजूदगी में थी। इसके अलावा जो है रेती, ईंट, गिट्टी ये भी जब्त किया गया है। मौके पर जो है एक जेसीबी 2 डंपर की मदद से निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, और अतिरिक्त तहसीलदार गुरुदत्त पंच भाई, जोन कमिश्नर ऐशा लहरे और निगम की जो टीम थी वो कार्रवाई की है। इसमें ये था कि वहाँ पर जो खसरा है वो भी शून्य था, तो इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता थी, परंतु परमिशन के बगैर जो है निर्माण किया जा रहा था, इसलिए जो है ये कार्रवाई की गई। सर, किसके द्वारा निर्माण किया गया? देखिए, ये तो अभी साक्ष्य के बाद ही पता चलेगा किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो अब इसकी जानकारी जो है लेकर दी जाएगी। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग, अवैध कब्जा तथा अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार गुरुदत्त पंच भाई, जोन आयुक्त ऐशा लहरे, उप अभियंता सिद्धार्थ साहू एवं शहबाज अहमद तथा सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। उड़ीसा से यूपी गांजा तस्करी कर ले जा रहे 2 आरोपी दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों के कब्जे से 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा एक कार्ड के माध्यम से तस्करी कर रहे थे। आपको बता दें कि जीप कार से गांजा बरामद किया गया है, वो दुर्ग आरटीओ पासिंग है। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी गांजा उत्तर प्रदेश से ला रहे थे। दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ की जा रही मुहिम जियो खुलकर के तहत आदित्य बदमाशों पर सख्त नजर रखी जा रही थी। इसके तहत कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि सफेद रंग की टाटा कार में उड़ीसा से गांजा तस्करी कर ले जा रहे थे। सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 53 स्थित टोल प्लाजा के पास दुर्ग पुलिस घेराबंदी कर 2 संदिग्ध को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी कार सवार गुड्डू यादव और अखिलेश लोधी को हिरासत में लिया है। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि गांजा को उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। गांजे की कीमत लगभग 13 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस के द्वारा काफी वर्षों से जियो खुलकर नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज एक ट्रांसपोर्टिंग जो कि गांजे के ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी, उसको क्रैक किया गया है। इस पर से हम लोगों ने 50 किलो गांजा, एक लग्जरी कार जिसमें गांजे का परिवहन किया जा रहा था, 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार किए हैं। एक शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एक राजस्थान का रहने वाला है। इनके खिलाफ पूर्व में भी रिकॉर्ड होंगे। संबंधित पुलिस से पत्राचार और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 13 से 14 लाख का गांजे का मार्केट वैल्यू है और 50 किलो इसकी मात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के रेड्डी अन्ना के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों पकड़ाए सटोरियों से भिलाई के अन्य युवकों का भी लिंक मिला। इस दौरान पुलिस को पता चला कि भिलाई के युवक कोलकाता से ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहे हैं। एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि महादेव आईडी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले संदेहियों पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। पूर्व में दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया गया था। इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट व थाने की टीम को रघुनाथपुर त्रिवेणी कोलकाता में भिलाई के व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के संचालन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर रघुनाथपुर त्रिवेणी के कोलकाता में किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना बुक नंबर 420 का संचालन कर रहे 6 आरोपी व एक नाबालिग को गिरफ्तार कर दुर्ग लाया गया। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 15 मोबाइल, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक एवं दस्तावेज जब्त किए गए। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप हैं और महादेव ऐप हैं, रेड्डी अन्ना ऐप हैं, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में हमारे द्वारा एक पैनल को ध्वस्त किया गया है जो कि कलकत्ता पे संचालित किया जा रहा था और ये बेस था यहीं से। ये भिलाई के लड़के थे जो यहाँ से पैनल को लिए थे और कलकत्ता में बैठकर इसका संचालन कर रहे थे। उस सूचना मिलने पर से पूरी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आबकारी बालक को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था। हम उसको संप्रेषण कर भेज रहे हैं अभी। और इनके पास एक लैपटॉप, 15 नग मोबाइल और लगभग 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन दिख रहा है और उसको होल्ड करने की प्रक्रिया भी जारी है। एटीएम, पासबुक आदि सब रिकवर सीज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई टाउनशिप के लोगों की नजर इस वक्त हाउस लीज पर लगी हुई है और एक के बाद एक अपडेट आता जा रहा है। पहले हाउस लीज डीड रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके बाद बैंक से लोन लेने का अधिकार मिला। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। लीजधारियों में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी है। सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर महापौर नीरज पाल सामने आए। कलेक्टर ने क्लियर कर दिया है कि रजिस्ट्री के बाद लीजधारी को टाइटल मिल गया है। कानून अपने आप में स्थापित है। संशय को कलेक्टर ने क्लियर कर दिया है। बीएसपी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स ही वसूलती है। बीएसपी और निगम के बीच इसको लेकर बात चल रही है। संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया है जिसे भिलाई नगर निगम करेगा। रजिस्ट्री 2002 की है। उस वक्त लीज धारक ने जो प्रीमियम दिया है वही प्रतिफल की राशि है। लीजधारी को अधिकार और कर्तव्य अब प्राप्त हो गया है। इस लीज रजिस्ट्री के जरिए इन्हें प्राप्त हो गया है कि ये पहले एग्रीमेंट एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, अब यह पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है। महापौर नीरज पाल ने एक और घोषणा कर दी है कि सुपेला बस्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ रहने वाले 10,000 परिवार को भी राहत दी जाएगी। अब तक पट्टे पर रहने वालों की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी महीने निगम की सामान्य सभा होनी है। इसमें प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा जाएगा। नीरज पाल ने कहा कि लीजधारियों को एक के बाद एक सौगात मिल रही है। पहले कानूनी अधिकार मिला, अब बैंक से लोन भी मिलेगा। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट से एनओसी लेने की भी जरूरत नहीं है। बैंक अपनी प्रक्रिया के तहत लीजधारियों को लोन देगा। जो पात्र होंगे वे लोन लेंगे। पिछले लगातार 8-10 दिनों से इस जो प्रक्रिया 4500 मकान मालिकों को लेकर उनकी लीज को लेकर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो वर्षों से रुकी हुई थी, उसको लेकर कुछ विपक्षी दल और कुछ लोग संशय की स्थिति बना रहे थे बयानबाजी करके। मैं समझता हूं कि 19 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने जो स्पष्ट किया है उसके बाद सबका जो प्रश्नों का जवाब था, जो संशय की स्थिति थी, उससे लोग निकलेंगे और लोग अब अपने मकानों की रजिस्ट्री के लिए आएंगे। फिर हम लोग देख रहे थे कि पिछले लगातार हफ्ते भर से लोग प्रश्न कर रहे थे, उनको कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन अब कलेक्टर महोदय के द्वारा क्लियर करने के बाद वो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मुख्य बात है जहाँ तक ये है कि इसके लिए लंबे समय से प्रयास भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी का लगातार जारी था। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। मेरा आप लोगों के माध्यम से जितने भी लीजधारी हैं उनसे आग्रह है कि इस समय का, इस अवसर का लाभ लेकर अपने अपने मकानों की रजिस्ट्री कराएं। संदेह की कोई बात नहीं है। उन्हीं के फायदे के लिए उनके वर्षों के इंतजार के बाद ये प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages
are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 25 जुलाई जो है हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। एम्ब्रियोलॉजी दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम लोगों के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि वह दिन हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो पुरुष बांझपन में काम करते हैं, जिनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं, उनके लिए यह सब सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। उन्हीं को एम्ब्रियोलॉजी दिवस में ये सब सारी चीज़ें हम लोग मरीजों को सुविधाएं देते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जो है शादी के 2 साल 4 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उन लोग एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके कंसल्टेंट करते हैं गायनी डॉक्टर से।
गायनी डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है कि आप अपने शुक्राणु की जांच कराइए। जब शुक्राणु की जांच में कुछ कमी पाई जाती है, फिर उसके जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सब सारी चीज़ें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल इतना महत्वपूर्ण है उस जगह पे, जैसे कि एक समझ लीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती, उतना इम्पोर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजी को भी दिया जाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी दिवस पे मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो एक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, वो एक समझ लीजिए कि एक भगवान का वरदान ही है, क्योंकि हम लोग एक किसी के शुक्राणु नील होते हैं, उसमें भी टेस्टिस से टिश्यू निकाल के, शुक्राणु निकाल के हम लोग यह काम करते हैं। यह सब पुरुष बांझपन जो है, जो ज़्यादातर पुरुषों में स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल के सेवन से ज़्यादा होता है। बहुत बार होता है कि मरीज आके बोलते हैं कि हम अल्कोहल भी नहीं लेते, टोबैको भी नहीं लेते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो आपको ये छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तभी हो। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कहीं हीट वाले जगह में काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बचपन में आपके गोले में चोट तो नहीं लगी है, पेनिस में चोट तो नहीं लगी है। इन सब सारी चीज़ों से भी पुरुष बांझपन हो सकता है, जो कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें को रोकथाम कर पाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि रात में 2-2 बजे तक जगना, ठीक से खाना नहीं खाना, इन सारी वजह से भी पुरुष बांझपन के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर करते हैं लेकिन कुछ अपने को हासिल नहीं होती है। इसलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में ज़्यादातर इक्सी, इमसी या प्रोसीजर प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को चीज़ें प्राप्त हो और भ्रूण अच्छे से बने, और भ्रूण अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी आएगी। बहुत बार होता है कि बार बार गर्भपात भी होते हैं, उस कंडीशन में भी समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अगर अच्छे हैं तो गर्भपात क्यों हो रहा है। तो फिर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन की भी प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम लोग करते हैं। डीएनए में ऐसा है कि मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, उनका टूटना कि अंदर से वो टूट जाता है, जिसको समझ में नहीं आता है। उनकी बनावटें ठीक नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर की रचना होती है, हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है। वैसे ही शुक्राणु में भी बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि वेरिकोसिल्स या इक्सी के फेल होने पे, इन सारी चीज़ों के होने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग डीएनए के टेस्ट करके उसको शुक्राणु को भी जांच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये एम्ब्रियोलॉजी डे जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस पुरुष बांझपन क्षेत्र पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए यह मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी डाइट और स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो तो आपके पीछे ये चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से संजो के रखें कि पुरुष बांझपन आपको ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार रात से हो रही बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। निचली बस्तियों के अलावा कॉलोनी क्षेत्र में भी पानी भरने की स्थिति देखने को मिल रही है। परिजात अपार्टमेंट तालपुरी में पानी भर जाने से उसके निकासी को लेकर लोग जद्दोजहद में लगे रहे। गुरुवार रात से हुई बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। रिहायशी क्षेत्रों, बाजारों, सड़कों, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपना काम धाम छोड़कर पानी को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। परिजात अपार्टमेंट तालपुरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पानी गिरने से पूरा अपार्टमेंट परिसर तरबतर हो चुका है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू को मिलने पर उन्होंने रिसाली नगर निगम के आयुक्त आशीष देवांगन, कांग्रेस के पदाधिकारी अमनदीप सोढ़ी सहित निगम अधिकारियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रहवासियों के साथ समूचे क्षेत्र का भ्रमण किया। जितेंद्र साहू पूरे कॉलोनी परिसर में घूमे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस स्थिति से निजात दिलाने और भविष्य में ऐसी स्थिति बनने से रोकने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिजात अपार्टमेंट के रहवासियों ने जितेंद्र साहू को पानी भरने से बने हालातों से अवगत कराया और उसके समुचित निराकरण करने की मांग की। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पीसीसी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने पानी निकासी सहित अन्य कार्यों को लेकर निगम अधिकारियों से चर्चा की और भविष्य में जल भराव की स्थिति निर्मित न हो ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट।
बारिश के साथ ही कृषि के कार्यों में तेजी आ जाती है। खेतों में मताई रोपाई का काम जोरों पर होता है। ऐसे समय में बालोद जिले के गांव सांकरा जगन्नाथपुर में देखा गया, जहां लोग खेतों को छोड़ गांव की गलियों में ही रोपाई करने उतर गए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, इस गांव में जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। बालोद ब्लॉक के ग्राम सांकरा में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ के वार्ड 14 और 15 में आज तक सीसी रोड नहीं पाई गई है। दलदल इतना है कि लोगों का चलना मुश्किल है, घर से निकलना भी मुश्किल है। घरों के सामने पानी भरा रहता है। बरसात में स्थिति बद से बदतर है। प्रशासन के ध्यानाकर्षण के लिए ग्रामीणों ने अपने गली के दलदल में थरहा यानी धान के पौधे लगाकर विरोध जताया और कहा कि ये सीसी रोड बनवा दो सरकार, नहीं तो हम करेंगे चुनाव का बहिष्कार। आक्रोश जताते हुए वार्ड की महिलाओं ने कहा कि इस वार्ड के लगभग 100 परिवार आगामी सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव में विकास कार्यों में की जा रही अनदेखी के कारण गांव के सरपंच ने भी ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीणों की यह मांग वाजिब है और हम कई बार सीसी रोड की मांग जनपद व जिला पंचायत में कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कांक्रीटीकरण नहीं हुए हैं। आज हरियाली पर्व में हमन समस्त वार्ड नंबर 14 और 15 गली में आज पौधारोपण खरा लगाए जाते हैं और आने वाले अभी विधानसभा चुनाव है, तो गांव सांकरा वार्ड नंबर 14-15 से अपना मत बहिष्कार करते हुए समस्त वार्ड आज संकल्प ले हैं। ग्राम पंचायत सांकरा देखते हुए अभी तक बाजार चौक से 14-15 अभी तक दलदल से फंसे हुए मोहल्लावासी निस्तारी कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन और पंचायत से बार बार रिक्वेस्ट करते हुए अभी तक हमारे मोहल्ला स्वास्थ्य में नील। रेड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। गुरुवार रात से हो रही बरसात की वजह से शहर के विभिन्न वार्डों में पानी भरने की समस्या खड़ी हो रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने दावे तो अनेकों किए जाते हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बरसात पूर्व और बरसात के दौरान शहर की निचली बस्तियों सहित अन्य इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने नाले नालियों की सफाई का कार्य किया जाता है, लेकिन जल जमाव की स्थिति प्रत्येक वर्ष बनती है। इस वर्ष भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। निगम के कुछ वार्डों में जल जमाव की स्थिति गुरुवार रात से बनी हुई है। रेशनी आवास सहित सुपेला के कुछ स्थानों में पानी भर जाने से लोगों को रात भर परेशान होना पड़ा। सड़क में भरा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिससे लोग रात भर पानी निकालने में व्यस्त रहे। हर वर्ष बरसात में शहर की निचली बस्तियों और अन्य इलाकों में पानी भरने की समस्या पैदा होती है, जिसका स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका है, जिसका खामियाजा वार्ड वासियों को भुगतना पड़ता है। स्थिति को सामान्य करने जल जमाव वाले वार्डों में शुक्रवार को नगर निगम का दस्ता तो जरूर पहुंचा, लेकिन इससे लोगों को पर्याप्त राहत नहीं मिल सकी। बरसात तो अभी शुरू हुई है, जल जमाव की स्थिति अब लगातार देखने को मिलेगी। वार्ड नंबर 18 में कोई साफ सफाई नहीं है। हमारा नाली हर साल जाम रहता है, हर 2 महीने में जाम रहती है। कोई आर्थिक पादन ध्यान नहीं देता है और हम बैठे हैं यहाँ पे गरीब आदमी इंसान, जो कोई ध्यान नहीं देता है। गरीबों को कोई ध्यान नहीं देता है, सब अपना अपना जेब भरते। हाँ, पार्षद को भी बताया था, पार्षद अपना मकान बनाया है उसमें और हम लोग को दिक्कत में डाल दिया है। तकलीफ महसूस होना चाहिए, आगे देखना चाहिए यहाँ पे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी। इनको नाली क्लियर नहीं है कि इनका पानी भरा रहा है। पहले तो पानी नहीं भरा था, आप क्यों पानी भरा रहा है? आपका जब से मकान बना तब तो बना है, अभी तो पानी भरा रहा था भाई। पानी भरा रहा है अपना हमारा पार्षद है। जल जमाव की स्थिति को लेकर पार्षद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, भोजू जी बताएंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निचली बस्तियों में हर जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। क्या कहना चाहिए? वैशाली नगर विधानसभा हो चाहे कुर्सी पार्क की क्षेत्र हो, जनरली जहाँ स्लम क्षेत्र के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में प्राय हर वो क्षेत्र में, चाहे वो कांग्रेस के वार्ड के पार्षद हो चाहे वो भाजपा के वार्ड के पार्षद हो, किसी भी प्रकार का कार्य पार्षद के द्वारा निरंतर प्रस्ताव पे प्रस्ताव दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है। आज आप जाके देख लीजिए, आर्य नगर कोका जाके देख लीजिए, साकेत नगर देख लीजिए, सुपेला के अन्य क्षेत्र जाके देख लीजिए, चाहे स्मृति नगर जैसे क्षेत्र पॉश कॉलोनी जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र है, आज सिर्फ अगर उस रोड जगह में है तो सिर्फ गड्ढा है और पानी है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का नगर निगम से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
जिससे कि वहाँ के पार्षद और वहाँ की जनता त्रस्त है, लेकिन नगर पालिका निगम के अधिकारी और शहर की सरकार बार बार बोलने के बाद भी किसी प्रकार का उनके कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। निश्चित कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के पटरी की इस पार के क्षेत्र में कार्य करने में नगर निगम राजस्व लेने में तो अग्रसर है, लेकिन काम करने के मामले में एकदम जीरो है, जिससे यहाँ के लोग बहुत बरसात के दिनों में काफी उनको भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि बरसात गिरते ही शहर में जल जमाव की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति को बनने से रोकने नगर निगम को योजनाबद्ध रूप से कार्य किए जाने की जरूरत है, जिसे करवाने में निगम के अधिकारी अपने को बेबस समझते हैं और लोगों को बरसात भर परेशान होना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के समीपस्थ ग्राम हनोदा में 2 पक्षों में स्कूल बनाने की जगह को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा विभाग द्वारा टेंडर जारी कर ग्राम हनोदा में स्कूल शिक्षा विभाग की जमीन में 28 लाख की लागत से स्कूल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि इस जगह पर उन्हें स्कूल नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगह पर खेल मैदान की कमी के साथ ही मुख्य मार्ग से लगे होने की वजह से बच्चों के लिए ये नुकसानदायक है। तो वहीं सरपंच और पंचायत के प्रतिनिधि के एक तरफा फैसला लेते ही उसी जगह पर स्कूल बनाने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर गांव में भारी बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं तहसीलदार ढाल सिंह बिसेन भी मौजूद हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उक्त जमीन पर स्कूल शिक्षा विभाग की है। वहां जो पूर्व में स्कूल था, जिसे तोड़कर नया स्कूल बनाया जा रहा है। इसके लिए नींव खोदकर कॉलम खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू को आवेदन देकर स्कूल निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन शासन प्रशासन वहां स्कूल बनाने को लेकर आश्वस्त है। ग्राम सरपंच तेजराम चंदेल का कहना है कि कुछ लोग विरोध की राजनीति के चक्कर में स्कूल निर्माण का विरोध कर रहे हैं। ये क्या है, जो स्कूल जो है हम लोग स्थानांतरित मतलब यहाँ करना चाहते हैं। जो आपके पीछे अभी दिख रहा है, जो खाली जगह है पूरा, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल बन सकता है। और यहाँ पर स्कूल बनने के बाद बहुत बड़ा यहाँ पर मैदान भी है। और हम लोग चाहते हैं कि स्कूल स्थानांतरित होने के बाद वो जगह जो है पूरा खाली हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या है, साप्ताहिक बाजार भी उसी जगह में होता है ना। तो इसमें और क्या है, जो हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं, धार्मिक सामाजिक या कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, तो हम लोग रोड को ब्लॉक करके कार्यक्रम करवाते हैं। तो अगर वो जगह खाली अगर मिलता है तो पूरे धार्मिक सामाजिक और अन्य कार्यक्रम के लिए वो जगह पर्याप्त है, बहुत बड़ा है। हमारे गांव हनोदा में अधिकतर लोग ये चाह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्कूल है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो जाए। तो इस बात का विवाद यहाँ गांव में चल रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि ग्राम पंचायत जो है वहाँ 2020 में प्रस्ताव कर दिए हैं बोलते हैं, लेकिन अभी गांव वाले चाह रहे हैं कि वहाँ का जो स्कूल है यहाँ पर बन जाए। और ग्राम पंचायत नहीं चाह रहा है कि यहाँ पर स्कूल स्थानांतरित हो। लोग शुरू से वही चाह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, गृह मंत्री के पास भी गए थे। गृह मंत्री का कहना था ये गांव का मुद्दा है, इसको गांव में वो कर लो, सुलझा लो। तो ग्राम सभा हुआ था 2 बार, लेकिन ग्राम पंचायत अपने मनमानी करते हुए इसको स्थगित कर देता है और हमारे बहुमत होने के बावजूद भी हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेता है। इसलिए गांव में विवाद की स्थिति बनी हुई है अभी भी। और कलेक्टर द्वारा अभी तक जांच के लिए कोई भी आदमी नहीं आया है। यहाँ पर होने से असुविधा नहीं होगी, यहाँ पर होने से सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है गाड़ी का आवाजाही बहुत ज्यादा है, साउंड बहुत आता है वहाँ। यहाँ पर शांत माहौल मिलेगा और यहाँ पर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, पीछे स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो यहाँ एक जगह होने से सभी शिक्षकों के अंडर में रहेंगे बच्चे। अब उसका विरोध करने का उन लोग अपना वहाँ पर प्रस्ताव कर लिए हैं, इसलिए उन लोग उसको अपना प्रतिष्ठा का बात बना लिए हैं कि हम लोग वहाँ प्रस्ताव पहले कर दिए तो वहीं पर बनाएंगे। गांव वाले स्वयं को वो नहीं है ऐसा करके। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज में बरसात गिरने से पानी भरने की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति निर्मित होती है। चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज में निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी भरता है, जिससे आवाजाही करते लोग परेशान होते हैं। पानी भरे ब्रिज को पार करने का साहस करते दोपहिया चालकों के वाहन ब्रिज के बीचों बीच साइलेंसर में पानी भर जाने की वजह से बंद हो जाते हैं। ऐसे वाहन चालक की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नगर निगम प्रशासन और रेलवे विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बरसात पूर्व चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही ब्रिज में पानी नहीं भरने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन बरसात शुरू होते ही उन दावों की पोल खुल जाती है। पूरे 4 महीने लोगों को परेशान होना पड़ता है।
ब्रिज से पानी निकासी की व्यवस्था तो बनाई गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ब्रिज को नहीं पार करने यातायात विभाग द्वारा यहाँ बोर्ड तो लगाया जाता है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं होने की वजह से लोग रिस्क उठाकर ब्रिज को पार करते हैं। पानी भरे ब्रिज में दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। बावजूद इसके स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में। आप देख सकते हैं कि कल से हो रही बरसात की वजह से आज अंडरब्रिज पूरी तरह से लबालब हो चुका है। प्रत्येक वर्ष बरसात में ऐसी स्थिति होती है, छोटे वाहन चालकों जो दुपहिया चालक है उन्हें वहाँ से गुजरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के वाहन इस पानी की वजह से यहाँ पे बंद हो जाते हैं। पानी निकासी का चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज से पानी निकासी को लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा और रेलवे विभाग द्वारा लगातार हर बरसात में प्रयास किए जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है, यहाँ का मुआयना किया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस बने रहती है। हल्की सी बरसात में ये अंडरब्रिज पूरी तरह से भर जाता है। अभी जिस वक्त हम यहाँ मौजूद है, ये इसका एंट्री द्वार है। इसके साथ पूरा ये इस जगह से लेकर के पूरे ऊपर तक सड़क तक पानी भर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होना पड़ता है। क्योंकि अभी नेहरू नगर अंडरब्रिज का काम अभी जारी है, जिसकी वजह से चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में यातायात का काफी दबाव टाउनशिप से पटरी पार से टाउनशिप जाने वाले इसी अंडरब्रिज का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों को समझा जा सकता है। यहाँ से आवाजाही करते लोग प्रत्येक वर्ष बरसात में ऐसी बुरी स्थिति का 4 महीने लगातार सामना करते हैं। पानी कम होने 2 दिन पानी नहीं गिरने के उपरांत ये ब्रिज खाली होता है, अन्यथा ये पूरी तरह से भरा रहता है। आवाजाही करते लोग परेशान होते हैं। अभी अब देखिए जिस तरह से ये स्थिति आप देख रहे हैं, कुछ दिनों का है या कुछ घंटों बाद यहाँ रेलवे निगम के अधिकारी आएंगे, फिर मौका मुआयना किया जाएगा, ऊपर से लेकर तमाम तरह की खाना पूर्ति की जाएगी। तो लेकिन काम कुछ नहीं होगा, लोगों को सुविधा किसी तरह की नहीं मिलेगी। इसके निर्माण कार्य के दौरान इसके निर्माण में मापदंडों का ध्यान नहीं रखे जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। नेहरू नगर अंडरब्रिज को कहे चाहे पावर हाउस अंडरब्रिज को, इसमें जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होती। केवल चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में जल भराव की स्थिति निर्मित होती, जो वर्षों से जारी इसके निर्माण के पश्चात से ही केवल खाना पूर्ति की जाती, तो पानी निकालने के नाम पर लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है। नगर निगम प्रशासन और रेलवे विभाग को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित न हो और टाउनशिप से पटरी पार और पटरी पार से टाउनशिप आ जा रहे लोगों को सुविधाजनक आवागमन का लाभ प्राप्त हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।